नमस्कार दोस्तों, गौरांश बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 10 बजे का समय हो रहा है और बाजार में तीव्रता से गिरावट, जो स्तर हमने संभाल के रखे थे पिछले कुछ हफ्तों से, वो टूटते हुए नजर आए। स्तर टूटते हुए नजर आए थे शुक्रवार को ही, पिछले हफ्ते, जब हमने 22,800 के नीचे जाकर के बंद दिया था कुछ ही अंकों से। लेकिन आज जब हम लौटे हैं फिर से कारोबार पे, तो गिरावट तीव्र हुई है। आगे बढ़ने से पहले आपको स्तर बता देता हूँ। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रुपए डॉलर और कच्चे तेल के 710 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में। 74,595 का स्तर है सेंसेक्स का। 215 अंक की गिरावट निफ्टी में। 22,580 का स्तर है निफ्टी का। 550 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक में। 48,430 का स्तर है बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक का। रुपए में थोड़ी बहुत मजबूती हम देख रहे हैं, 0.047 पैसे की। 86.65 का स्तर है रुपए का $1 के मुकाबले। और कच्चे तेल में दोनों ही ब्रेंट और नाइमैक्स में हम गिरावट देख रहे हैं। $74.45 प्रति बैरल है ब्रेंट, $70.32 प्रति बैरल है नाइमैक्स। अनुमान है कि शायद कच्चे तेल में गिरावट थोड़ी बहुत और हम देखते हुए नजर आ सकती है। और शायद नीचे के स्तर में 74 के नीचे ब्रेंट आ सकता है, 70 के नीचे नाइमैक्स भी आने की पूरी संभावना है। जिस प्रकार से समाचार उभर करके आ रहे हैं और खपत को लेकर के जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, रुपए में शायद थोड़ी बहुत और मजबूती इस हफ्ते हम देख सकते हैं। 86.60, 86.55 की मजबूती हम रुपए में आते हुए देख सकते हैं। अनिवार्य होगा इसमें के डॉलर के जो चाल है वहाँ पर हम सिर्फ हमारे देश की मुद्रा के सामने ही नहीं, बाकी अन्य देश की जो उभरती हुई देश की मुद्राएं हैं वहाँ पर भी शायद डॉलर अगर नीचे आने की संभावना रख सकता है। ये अनुमानित कुछ अनुमान है हमारे रुपए, डॉलर और कच्चे तेल के ऊपर। अब आते हैं बाजार के ऊपर दोस्तों। तो जो स्तर 22,800 का हमने संभाल के रखा था पिछले 4-5 हफ्तों से, वो पिछले हफ्ते शुक्रवार को बाजार बंद होते होते टूटता नजर आया। और आज शुरुआत जो हुई वो काफ़ी कमज़ोरी के साथ हुई। और हमने निरंतर पिछले हफ्तों से जब भी आपसे बाजार के ऊपर ब्यौरा देते तो हमने 22,800 का महत्व बताया था। और अगर वो टूटता है तो काफ़ी नीचे के स्तर हमने बताए थे, करीबन 22,300 से लेकर के 22,600। अभी फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं तो 22,600 के काफ़ी नीचे कामकाज कर रहे हैं। और शायद इस हफ्ते जो रुझान है बाजार का वो और तीव्र तरह से उठापटक का हो सकता है। उसके कारण बुधवार को महाशिवरात्रि का पर्व है, 26 तारीख को बाजार बंद होगा, कामकाज नहीं रहेगा बाजार का, शेयर बाजार का। और उसके बाद 27 फरवरी गुरुवार को FNO सेगमेंट में महीने की एक्सपायरी। ये दो चीज़ें जो हैं वो शायद आज, कल, गुरुवार और शुक्रवार को बाजार में तीव्रता से उठापटक दिखा सकती है। गुरुवार को जब बाजार बंद होगा, रोल ओवर्स के आंकड़े आएंगे, नए मार्च महीने की एक्सपायरी में हम चले जाएंगे FNO की, तो शायद कुछ दशा और दिशा पर हमें स्पष्टीकरण मिल जाए। लेकिन तब तक मेरे ख्याल से ये उठापटक का जो वातावरण है वो और यहाँ से तीव्र हो सकता है। नीचे के तरफ स्तर और ऊपर के तरफ स्तर कौन से हो सकते हैं इस परिस्थिति में? 22,200 से लेकर के 22,300 नीचे का स्तर निफ्टी स्पॉट। पहला जो पड़ाव होगा पार करना निफ्टी के लिए वो होगा 22,500 का। और उसके पश्चात 22,800 से लेकर के 23,000 और 23,300। ये अलग अलग स्तर हैं जहां पर बाजार प्रयास कर सकता है निचला स्तर छूने के पश्चात ऊपर की तरफ रुझान दिखाने के लिए। हम कितना टिक पाते हैं ये देखना बहुत ही अनिवार्य होगा। विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली थोड़ी बहुत कम हुई है। कुछ दिनों में हमने खरीदारी के आंकड़े आते हुए देखे हैं विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से, और स्थानीय संस्थागत निवेशकों की तरफ से निरंतर हम खरीदारी देख। आने वाले समय में ये कितना परेशान कर सकता है हमें बाजार को लेकर, ये शायद हमें इस हफ्ते और आने वाले हफ्तों में पता चलेगा। जैसे जैसे हम इस महीने के अंत तक जाएंगे, हम तुलना करेंगे इस महीने की बिकवाली को लेकर के और जनवरी महीने की बिकवाली को लेकर के विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से जो आंकड़े आते हैं वो, और फिर हम देखेंगे कि परिस्थिति क्या उभर करके आती है। इस दरमियान में हमने
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के तरफ से कुछ टिप्पणियां पिछले हफ्ते सुनी। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर टैरिफ, ऑटो क्षेत्र पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स पर टैरिफ लगाने की बात करी है, कुछ लंबर इंडस्ट्री को से जुड़ी हुई पर भी टैरिफ लगाने की बात राष्ट्रपति ट्रंप ने करी है। निर्णायक तरीके से स्पष्टीकरण अप्रैल के महीने में हमें देखने मिलेगा, क्या मात्रा में, किस दिन से और किन किन क्षेत्रों पर यह टैरिफ लगाने की बात जो करी है वो शुरुआत होगी, उसका स्पष्टीकरण आएगा। तो ज़्यादातर जो दबाव हम झेल रहे हैं हमारे बाजार में, वो अमेरिका के तरफ से टैरिफ्स को लेकर के विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली के आंकड़े कम हुए, लेकिन इस महीने के अंत तक निर्णायक तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि धीरे धीरे करके बिकवाली के आंकड़े खरीदारी में परिवर्तन हो रहे हैं, और वो फिर निरंतर रहना का एक अनुमान हम लगा सकते हैं इस महीने के अंत के बाद। तब तक के लिए मेरे ख्याल से उठापटक, वॉलेटिलिटी इस हफ्ते तो हो गई बुधवार को छोड़ करके, लेकिन अगले हफ्ते भी देखने मिलेगी। एक महत्व संकेत हमें मिलता है इंडिया विक्स इंडिया वॉलेटिलिटी से। आज के तारीख में जब मेरी नज़र पड़ी थी 15 के स्तर पर था इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स, इंडिया विक्स, और करीबन 3% के आसपास की बढ़ोतरी इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स में हमने आती देखी। हो सकता है ये और योगदान दे उठापटक वॉलेटिलिटी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस हफ्ते में और आने वाले समय में। कुछ पहलुओं को लेकर के थोड़ी बहुत सकारात्मक परिस्थिति का अनुमान लग रहा था पिछले हफ्ते तक, लेकिन वो सभी अनुमान आज के तारीख में इस सोमवार की सुबह टूट चुके हैं। मिसाल के तौर पर 22,800 का स्तर, मिसाल के तौर पर तिमाही नतीजे जो निर्णायक तरीके से अब संपन्न हो चुके हैं, और एक समीकरण हम ये पढ़ रहे थे कि जो अनुमान था लोगों को बाजार में तीसरी तिमाही को लेकर के, कॉर्पोरेट जगत के आंकड़ों को लेकर के, वो थोड़ा बहुत बेहतर था, और उसी तर्क के आधार पर शायद ये भी अनुमान लगा सकते हैं हम कि चौथी तिमाही के नतीजे शायद इससे और बेहतर आए। नए वित्तीय वर्ष में परिस्थितियां, नीतियों में बदलाव और सरकार के तरफ से प्रोत्साहन, ब्याज दरों में कटौती को लेकर के भी कुछ टिप्पणियां हमने सुनी है कि अगर महंगाई दर निरंतर में रही तो शायद इस महीने या फिर अगले महीने नहीं, लेकिन नए वित्तीय वर्ष में हम शायद ब्याज दरों में कटौती होने की संभावना रख सकते हैं। हमारा अनुमान है कि कुल मिलाकर के फिलहाल जो आंकड़े हमारे समक्ष है और जो परिस्थितियां हमारे समक्ष है, 2 कटौती 25-25 बेसिस पॉइंट की आ सकती है ब्याज दरों में। नए वित्तीय वर्ष जब शुरू होगा तब हमें शायद वो देखने मिलेगी। तो समीकरण ये है कि बाजार में अगर आप कारोबारी हैं तो आपको अपने मुनाफे के अनुमान को कम रखना चाहिए। जो मुनाफा मिलता है उसको निरंतर आप समेटते जाएं और अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को धीरे धीरे करके कम करें। हमने पिछले हफ्ते और उसके हफ्ते पहले भी देखा था कि बाजार में भी ऐसी परिस्थितियां देखी थी हमने दोस्तों, जहां पर दो तरफा कारोबार हुआ था। जिन्होंने बिकवाली की थी वो भी कट गए थे, जिन्होंने खरीदारी करी थी वो भी कट गए थे, क्योंकि उठापटक उतनी मात्रा में थी, खास करके जो योगदान इंडिया विक्स के तरफ से आया। आप अगर निवेशक हैं, और हम तो ये राय देंगे कि अगर आप निवेशक हैं और आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे शेयर है जो योगदान नहीं दे रहे, छोटे मझौले या फिर माइक्रो कैप, तो आपको ऐसी परिस्थिति में प्रयास ये करना चाहिए कि उन शेयरों में से बाहर निकल करके अपना निवेश दिग्गजों में तब्दील या बदलाव करना चाहिए। ये हम क्यों राय दे रहे हैं दोस्तों? क्योंकि मूल्यांकन के आधार पर जिस प्रकार का करेक्शन हम देख रहे हैं या देख चुके हैं, उस परिस्थिति में दिग्गजों में मूल्यांकन को लेकर के आकर्षण थोड़ा बहुत और लग रहा है हमें। कुछ ऐसे मझौले क्षेत्र हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। मिसाल के तौर पर सीमेंट क्षेत्र हो गया, मिसाल के तौर पर एफएमसीजी कंपनियां हो गई, मिसाल के तौर पर आईटी क्षेत्र में मझौली कंपनियां हो गई। वहां पर आपको ध्यान देना अनिवार्य होगा और प्रयास करें कि आप जो योगदान नहीं दे रहे उन सब शेयर को धीरे धीरे करके बाहर निकाल करके अपना निवेश ऐसे सब शेयरों में या दिग्गजों में परिवर्तन करें, जिससे आपका पोर्टफोलियो योगदान और बढ़ता हुआ नजर आएगा। जैसे भी परिस्थितियां सुधरेगी, बाजार एक बुनियाद बना करके, नींव बना करके थोड़े समय बाद ऊपर की तरफ उभरेगा, तो शायद आपका पोर्टफोलियो और आपको बेहतर परिस्थिति में नजर आएगा। अगर आप ये प्रक्रिया करते हैं, ये एक्सरसाइज करते हैं, तो जो अंडर परफॉर्म है उनको निकालने की।
अब निवेश के लिए हम हर हफ्ते जब आपसे जुड़ते हैं तो दो विकल्प देते हैं। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि गौरांग आप लक्ष्यांक नहीं देते हैं, तो हमने प्रयास किया है लक्ष्यांक, अनुमानित लक्ष्यांक देने का। दो क्षेत्र आज चुने हैं, एक है रक्षा क्षेत्र और दूसरा है गैस क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में एक कंपनी का चयन किया है, दक्षिण भारत केरल राज्य में स्थापित कोचिन शिपयार्ड। ये अपने आप में भारत में स्थापित सबसे बड़ी रिपेयर ड्राई डॉक फैसिलिटी इनके पास है। अच्छे खासे ऑर्डर इनको भारतीय नौसेना से भी मिले हैं और बाकी अन्य निजी कंपनियों की तरफ से भी ऑर्डर मिले हैं। हमें लग रहा है कि जिस और मैनेजमेंट ने नतीजों के पश्चात जिस प्रकार से टिप्पणियां करी थी अपने कारोबार को लेकर के और ऑर्डर बुक को लेकर के, हमें लग रहा है कि कंपनी के बयान के आधार पर अनुभवी है, उनके पास ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट करने के लिए एक रणनीति भी है, और जैसे जैसे ये ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट करते जाएंगे तो वो परिवर्तन होगा आय में और मुनाफे में। और हमने हमेशा एक बात कही है कि अगर आप रक्षा क्षेत्र में निवेश करते हैं तो आपका नजरिया 1-1.5 साल या 2 साल का नहीं होना चाहिए, कम से कम 3 या 5 साल का होना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभ आपको अपने निवेश में मिल सकता है। तो पहला विकल्प है कोचिन शिपयार्ड, जैसे मैंने बताया, लक्ष्यांक के रूप में अनुमानित बुनियादी दर के आधार पर 1560 के लक्ष्यांक है। और दूसरी क्षेत्र की कंपनी गैस, जहां पर हमने गुजरात गैस का चयन किया है। दोस्तों, पहले पेट्रोल डीजल, बाद में सीएनजी, उसके पश्चात इलेक्ट्रिक व्हीकल और आने वाले भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये जो परिवर्तन के दौर से पूरा ऑटो क्षेत्र गुजर रहा है, हमें लग रहा है कि खपत, जो घरेलू खपत होती है वो तो है ही, लेकिन इंडस्ट्रियल यूसेज और ऑटोमोबाइल यूसेज जिस प्रकार से बढ़ती जाएगी, उससे इनकी बिक्री के आंकड़े बढ़ते जाएंगे। एक अनिश्चितता का वातावरण गैस को लेकर के होता है कि अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी मार्केट में गैस के दाम जो होते हैं वो कभी कभार बहुत उठापटक होते हैं, और उस परिस्थिति में इनके मार्जिन्स, मुनाफे के जो मार्जिन उसमें दबाव पड़ता है बहुत ही छोटी अवधि के लिए। लेकिन अगर ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाते हैं तो ये दबाव बिल्कुल अनदेखा हो जाता है और मुनाफे में आपको सकारात्मक परिस्थिति आती हुई नजर आएगी। तो अनुमानित लक्ष्यांक गुजरात गैस के लिए करीबन 600 रुपए है बुनियादी दर के आधार पर, और अगर नतीजे अच्छे आए दोनों ही कंपनियों के, कोचिन शिपयार्ड और गुजरात गैस के, तो उसी आधार पर हम हमारे लक्ष्यांक में भी परिवर्तन करेंगे। लेकिन फिलहाल ये लक्ष्यांक है बुनियादी दर के आधार पर। प्रयास ये रहना चाहिए आपका, जैसे हमने बताया कि हर बार बताते हैं, धीरे धीरे करके शुरुआत कीजिए, पूरी ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, बाजार आपको मौके देगा भविष्य में। नीचे अगर आते हैं अब के पहले खरीद के स्तर से, तो धीरे धीरे करके आप अपना निवेश बढ़ाते जाए। एक साथ पूरी पूंजी निवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुशासन रखें निवेश करते समय, और इस प्रकार से आप मजबूत और सक्षम कंपनियां अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं लंबी अवधि के नजरिए से। मेरी वाणी को अब यहीं पर विराम देता हूं, आप लोगों से आज्ञा लेते हुए अगले हफ्ते सोमवार फिर से मुलाकात करूंगा आपसे। तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारी बात शांतिपूर्वक आपने सुनी, और अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।